बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9। आज हम जो फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और उससे रेलिवेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम उसकी रेस्ट एंड मोशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के मतलब हमने स्टडी किया, जिसमें हमने मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स, ये सारी की सारी बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन है। अब हम वी डिवाइड दैम इनटू स्केलर्स एंड प्रोडक्ट एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? अ स्केलर इज़ अ फिज़िकल quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar। जब हमने बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड को हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड उसका मास कंसीडर किया जाता है, या वो अगर वो लेंथ में है तो वो उसका डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, अगर वो मास में है तो उसका वज़न कंसीडर किया जाता है। मैग्नीट्यूड वो वैल्यू होती है जो ये डिस्क्राइब करती है कि ये क्वांटिटी क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड अ स्केलर। उसकी हम एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg, 40 सेकेंड, 1.8 मीटर एट्सेट्रा। दीज आर ऑल द स्केलर्स क्वांटिटीज़। इसको हम क्या कहेंगे कि 2.5 इसका मैग्नीट्यूड है और kg इसका यूनिट है, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। ये एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके साथ उनका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उनका यूनिट भी मौजूद होता है। जिसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, मैग्नीट्यूड मीन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और यूनिट जो उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसकी शक्ल को बयान करता है, उसको हम कहेंगे कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। सो वी कैन से दैट अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ अगर उसका मैग्नीट्यूड होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स क्या होते हैं? अ वेक्टर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है स्केलर में और वेक्टर्स में। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट मौजूद होता है, और वेक्टर्स के अंदर क्या होता है? वेक्टर्स के अंदर उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मौजूद होती है। देन वी कैन से दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर प्रोडक्ट। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि इनके साथ इनका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी शो किया जाता है। देन वी कैन से दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज़। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन के बगैर किसी भी वेक्टर्स को डिस्क्राइब करना बिल्कुल बेमानी है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस। अगर हमने किसी भी प्लेस से डिस्टेंस को मेजर करना हो, कोई भी उसका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, तो जब तक हम उसकी लोकेशन उसको नहीं देंगे तो उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया गया। The direction of that place from reference point is also necessary to locate it। वही बात जो मैंने पहले कही है कि डायरेक्शन, रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो हम किसी भी किस्म का कोई डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते।
then we can say that a vector quantity is described completely by magnitude and direction. Vector quantity जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल को देखते हैं जो कि ये डिस्क्राइब करेगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है. कंसीडर अ टेबल एज शोन इन फिगर. टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये टेबल है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो क्या कोई फ़र्क महसूस होगा अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें. सर्टनली यकीनन द टू सिचुएशंस डिफर फ्राम ईच अदर. यकीनी तौर पर दोनों सिचुएशंस के अंदर एक दूसरे के लिए फ़र्क होगा. दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल. डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि दो फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही हैं. इस टेबल के ऊपर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उस टेबल के ऊपर दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट इफ़ डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन. तो हम क्या कहेंगे कि इस टेबल के ऊपर जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमें इनकी डायरेक्शन का ही नहीं पता, इसलिए हम इनकी फोर्सेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सिमिलरली व्हेन वी से वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ. इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या के रेट से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर. तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड एंड टूवर्ड्स नॉर्थ इज़ इट्स डायरेक्शन. तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है. टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्राम अ स्केलर क्वांटिटी. अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक वेक्टर को फ्राम अ स्केलर क्वांटिटी, वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज सच एज F, कैपिटल F, A, D, R, a bar or arrow over their symbols such as F bar, A bar, D bar और F वेक्टर. जैसे यहाँ पर आप गौर करें कि इसके ऊपर बार लगाई गई है और इसके ऊपर एक एरो का निशान लगाया गया है. ये दोनों क्या करती हैं? दोनों डिफ़र करती हैं स्केलर को और वेक्टर को. स्केलर के लिए कोई बार या उसके ऊपर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि स्केलर के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. मगर वेक्टर के अंदर क्योंकि डायरेक्शन होती है, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, हम उसके ऊपर बार या एरो का निशान लगाते हैं. तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करती हैं कि आइदर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड. अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी वहाँ पर उसके हेड के ऊपर हम एक एरो का निशान लगा देंगे. तो एरो का निशान क्या शो करेगा? उसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि ये लाइन सेगमेंट इस तरफ, इस साइड से इस साइड की तरफ मूव कर रही है और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम A टू पॉइंट B की तरफ है. द लाइन AB विद एरो हेड एट B रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर V. जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि ये वेक्टर V है. ये लाइन सेगमेंट क्या शो कर रही है? फ्रॉम A टूवर्ड्स B. तो अगर ये A से B की तरफ डायरेक्शन को शो कर रही है तो कह सकते हैं हम कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. द लेंथ ऑफ द लाइन AB गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर V. अगर इस लाइन की अगर हम लेंथ मालूम करें तो
इस लाइन की जो लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा ऑन आ सिलेक्टेड स्केल, जिस स्केल के ऊपर हम इसको मेजर करेंगे, वाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ए से बी की तरफ उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जिस तरफ एरो का हेड होगा वो उस डायरेक्शन को शो करेगा, उस साइड पे डायरेक्शन को शो करेगा जिस साइड के ऊपर एरो का हेड दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर हम इसको एग्जांपल से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैं वो आपको इसको जो है ना समझाता हूँ कि एग्जांपल के ज़रिए हम किसी भी वेक्टर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायरेक्शन मैप ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्टेप 1 में क्या होगा, ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ साउथ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही है, ईस्ट और वेस्ट को शो कर रही है जैसे ये है, और इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है वो क्या शो कर रही है, नॉर्थ और साउथ को शो कर रही है। ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को शो कर रही है और ये ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। स्टेप 2 में देखें, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर। हम एक स्केल सूटेबल स्केल लेते हैं जिससे हम किसी भी वेक्टर की क्वांटिटी को मेजर करेंगे। इन दिस केस वी मे टेक अ स्केल विच प्रेजेंट्स 20 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर लाइन। अगर हम कंसीडर कर लें कि 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसके इक्वल है, तो क्या होगा, आगे हम स्टेप 3 में देखते हैं। यहाँ पर आप गौर करें इस फिगर के ऊपर, यहाँ पर ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस डायरेक्शन को शो करेगी जो ऊपर डिस्क्राइब की गई है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट शो किया गया है, तो नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है, तो इन दोनों के दरमियान में है, इसलिए यहाँ से हम यहाँ एक लाइन को इस तरीके से इस यहाँ ड्रॉ करेंगे। अगर हम कंसीडर करते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 न्यूटन के बराबर है, तो 80 न्यूटन कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। Draw a line according to the scale in the direction of the vector. In this case, draw a line OA of length 4 cm along north east. नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन और 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन हो जाएगा। पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। अब हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द लाइन वहाँ पर एक एरो हेड शो करेंगे। एरो हेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एरो हेड उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो ऊपर बयान की गई है। इन दिस केस एरो हेड इज़ एट पॉइंट ए, दस द लाइन ओ ए विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो ओ ए क्या कर रहा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 80 न्यूटन। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल के ज़रिए भी ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश की कि एक वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी कम टू द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब हम जो मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएट हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। व्हेन डीलिंग विद मोशन वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, इट्स स्पीड एंड सो ऑन। तो उसके अंदर जो टर्म्स एसोसिएट हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, उसके बाद सेकेंडली क्या है उसका जो डिस्टेंस जो उसने कवर किया, और थर्डली उसकी स्पीड एंड सो ऑन, और मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन को। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन।
जैसे मैंने एग्जाम्पल के अंदर आपको दिखाया था कि एक ओरिजिन होता है जहाँ से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जहाँ से हम उस वेक्टर को ड्रा करना शुरू करते हैं या लाइन सेगमेंट को ड्रा करना शुरू करते हैं, जिस पॉइंट से ड्रा करना शुरू करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसकी प्लेस को, लोकेशन ऑफ अ प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। लोकेशन ऑफ अ प्लेस एक्चुअली क्या है, वो उसकी पोजीशन है कि हम इस पोजीशन से इस लाइन को हम ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल शो की है, पोजीशन ऑफ द स्कूल एस फ्रॉम द होम एच। यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्राम योर होम, अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो क्या करेंगे, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये स्कूल है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और ये होम है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्राम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्राम H to S, from house to school as shown in figure। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ डिस्क्राइब की, हमने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब किया होम से। तो ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहाँ से हमने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब किया। तो जो हम एक लाइन ड्रा करेंगे वो हम उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ड्रा करेंगे जहाँ से हमने उस ऑब्जेक्ट को या उस डिस्टेंस को शो करना है कि वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है और उसका कितना डिस्टेंस है। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो नेक्स्ट टर्म है, जो उसकी एसोसिएटेड टर्म है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। फिगर शोज अ कर्व्ड पाथ, जैसा कि यहाँ पर एक कर्व पाथ दिखाया गया है। Let S be the length of the curved path between two points A and B on it। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक S लेंथ कर्व्ड पाथ में दिखाई गई है कि एक कर्व्ड पाथ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ कर्व्ड पाथ के अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। Then S is the distance between point A and B। अगर उसका ये रेफरेंस पॉइंट हो और ये उसका फाइनल पॉइंट हो तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। तो हम ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे, उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ अ पाथ, उस पाथ की जो लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ की लेंथ है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कंसीडर अ बॉडी एट दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए to point B along the curved path, join point A and B by a straight line। यहाँ पर ही उसको हम explain कर रहे हैं। The straight line AB gives the distance which is the shortest between A and B। shortest distance जो कि A and B है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, उसके डिस्टेंस को शो कर रहा है। This shortest distance has magnitude D and direction from point A to B। डेफिनेटली अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी का जितना भी वो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा और ए से बी की तरफ उसकी डायरेक्शन शो होगी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ख़ास डायरेक्शन में, इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी, और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। So we can say that displacement is the shortest distance between two points which has magnitude and direction। वही बात जो मैंने ऊपर की है कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जिसका एक मैग्नीट्यूड भी है और उसकी साथ डायरेक्शन भी है, उसको हम कहेंगे कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है। नाउ वी कम्स टू द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? What information do we get by knowing the speed of a moving object? Speed of an object is the rate at which it is moving। स्पीड को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? स्पीड को हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट वो किस रेट से मूव कर रहा है, यानी कि कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड या रेट से मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट आहिस्ता मूव कर रहा है, तेज़ मूव कर रहा है, मीडियम मूव कर रहा है। जो भी उसका रेट होगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ इट्स स्पीड। एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट का जो मूविंग डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वो उसकी स्पीड होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रेन है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर वही डिस्टेंस 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर कवर करती है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर, अगर हम 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 300 सेकंड। तो उसकी स्पीड को हम कहेंगे कि ये 1/300 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो यूनिट कन्वर्ट करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड किस चीज़ को डिफाइन करती है? स्पीड यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट के कवरिंग डिस्टेंस को डिफाइन करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। तो ये स्पीड की डेफिनेशन है कि यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आर एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टी। वी क्या यहाँ शो कर रहा है? वी शो कर रहा है स्पीड को, और टाइम टी को शो कर रहा है, और डिस्टेंस एस को शो कर रहा है। हेयर इज एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, v is its speed and t is the time taken। distance is a scalar, distance is a scalar, therefore speed is also a scalar। distance क्यों स्केलर है और स्पीड भी क्यों स्केलर है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन कर दी जाए तो ये डिस्टेंस नहीं रहेगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस के अंदर स्पीड तो होती है मगर डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्पीड होती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस कवर करता है और उसके साथ साथ उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड का जो यूनिट है वो होगा मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर वो कितने मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहेंगे वो उसकी स्पीड है। Now we come to the यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स के अंदर, इक्वल इंटरवल्स और इक्वल डिस्टेंस को हम यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। इक्वल इंटरवल्स का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट
जिस मैग्नीट्यूड के साथ या जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, अगर उसका टाइम भी उतना ही है तो हम कहेंगे कि वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रेन है वो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, अगर वो 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसको कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही रहती है जब वो मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि ट्रेन इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड विच इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है कि वो स्पीड जो कि चेंज ना हो रही हो। अगर यही ट्रेन 5 किलोमीटर पर 2 आवर करे तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल चेंज हो गया। पहले टाइम था 1 घंटा 1 आवर और अब यहाँ पर 2 आवर्स हो गए हैं। दैट्स वाई जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो उसका जो टाइम इंटरवल है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करेगी तो उसका टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रहा। A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the interval may be। यहाँ पर शॉर्ट द इंटरवल से मुराद ये है कि चाहे वो इंटरवल छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। शॉर्ट द इंटरवल, इनके इंटरवल छोटा तो हो सकता है, अगर बड़ा है तो वो इग्नोर किया जा सकता है या जितना बड़ा भी हम उसको कह सकते हैं, मगर छोटा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक हो सकता है, उसको हम मज़ीद छोटा करेंगे तो वो काउंटेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड की भी आपको गालिबन समझ आ गई होगी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी को देखें कि वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ अ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द बॉडी इज़ मूविंग। तो स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड में भी वही चीज़ होती है और वेलोसिटी में भी वही चीज़ होती है कि एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मगर स्पीड के अंदर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो उसकी वेलोसिटी है। Velocity of a body is a vector quantity. It is equal to the displacement of a body in unit time. अब यहाँ पर displacement of a body in a unit time, यहाँ पर हमने distance इस्तेमाल नहीं किया। distance क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि distance एक स्केलर प्रोडक्ट है या स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं, और वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं एक ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट टाइम के अंदर। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेट क्या होगा, रेट कहते हैं यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी एंड d इज़ इक्वल टू वी टी। Here d is the displacement of the body moving with velocity v in time t. So SI unit of velocity is the same as speed। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है, मगर दोनों का यूनिट सेम होता है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हम यूनिफॉर्म स्पीड को हमने डिस्क्राइब किया है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल्स के अंदर तो उसको हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव ना करे तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है।
वेरिएबल का मतलब ये होता है कि टाइम चेंज होता रहता है या उसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है। दोनों क्वांटिटीज़ में से कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ सेम हो। अगर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो भी सेम हो और जितना टाइम उसने लिया वो भी सेम हो, देन वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the interval may be। वही बात आ गई जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर देखा था। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया है और वेलोसिटी के अंदर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बेसिकली कवर नहीं किया बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो स्पीड और वेलोसिटी को भी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ वी कम्स टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन डज अ बॉडी पोजेसेस एक्सेलरेशन, एक बॉडी कब एक्सेलरेशन पोजेस का मतलब होता है कि गेन करना या लेती है, किस वक्त वो अचीव करती है। इन मैनी केसेस द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज ड्यू टू अ चेंज आइदर इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। हमने बहुत सी केसेस के अंदर देखा है कि एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है ड्यू टू अ चेंज आइदर इन इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजिंग आ जाए या उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग आ जाए या दोनों के अंदर चेंजिंग आ जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज हो जाए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉजेज एक्सेलरेशन इन इट। तो वेलोसिटी के अंदर, बॉडी की वेलोसिटी के अंदर तब्दीली क्या कहलाती है? क्या कहलाती तो नहीं कह सकते, उसकी काजेज बनती हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब बॉडी पोजेस करती है? जब बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज होती है। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जब एक बॉडी अपनी तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आती है उसको कहा जाता है, वो उसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी से क्या मुराद है? चेंज इन वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी भी आएगी और फाइनल वेलोसिटी भी आएगी, तभी वो चेंज इन वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा पॉइंट ए से, वो पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब वो मूव करेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर चेंजिंग भी आएगी। तो जो चेंज आती है वो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी ओवर टाइम टेकन, जितना टाइम उसने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया। सो ए इज़ इक्वल टू, ए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई इसको हम कहेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या चीज़ होती है? डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है ओवर टी। taking acceleration as initial velocity as vi, final velocity as vf and time is the time interval। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी वही होगा जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे होती है, चेंज होती है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी है तो वो क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी।
change in velocity, equal changes in velocity in equal intervals of time। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करें कि तीनों सूरतों में टाइम का जो इंटरवल है वो सेम है, मगर तीनों सूरतों में यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर डिस्टेंस आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Acceleration of a body is positive if its velocity increase with time। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर उसका एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसलरेशन और रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ के 2-3 नाम हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम डेफिनेशंस की और उनके टर्म्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो या किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।